हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 हीट। आप और हम गर्मियों के समय एक तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के समय दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों के समय जनरली हम कॉटन पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में अगर हमको बाहर निकलना है तो हम छाता लेते हैं, जबकि सर्दियों के समय हम वुलन्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को छुएं, मान लीजिए बर्फ़ को छुएं तो आपको ठंड लगती है, अगर आप चाय को छुएं तो काफ़ी गर्म लगती है। ऐसा क्यों? एट द सेम टाइम अगर किसी को बुखार आता है तो एक थर्मोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम उसका टेम्परेचर देख लेते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या है और इस टेम्परेचर को हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कैसे नापते हैं? तो चलिए इन सब सवालों का जवाब आज हम इस चैप्टर नंबर 3 में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमको पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोल्ड। देखिए, हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंड, ये बेसिकली एक फीलिंग है, एक टच की फीलिंग है जो हमको आती है। इस चीज़ को तभी हम फील करते हैं जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, मगर हमेशा तो चीज़ों को छू कर गर्म या ठंड का पता लगाना ठीक नहीं है। कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपके पास कोई चीज़ रखी है जो काफ़ी गर्म है, उसको आपने छू लिया तो आपका हाथ जल जाएगा, या फिर कोई चीज़ रखी है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, उसको आपने छू लिया तो आपके हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाएंगे। तो बेसिकली वी हैव टू लुक फॉर अ रिलायबल मेजर, एक ऐसा मेजरमेंट का टेक्निक हमको निकालना पड़ेगा जो भरोसेमंद हो। तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो घर पे बुखार आने पे जो थर्मोमीटर यूज होता है वो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। इस थर्मोमीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। बहुत ध्यान से इस थर्मोमीटर को आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको रीडिंग्स जो है वो 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक मिलेंगी। ये डिग्री सी क्या है? डिग्री सी इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर सेल्सियस। सेल्सियस एक मेजरमेंट का यूनिट है टेम्परेचर का। तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो इसलिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ इतने रीडिंग को ही मेजर करने के लिए बनाया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप जब भी यूज कीजिए तो कुछ प्रिकॉशंस आपको माननी पड़ेंगी। एक है, थर्मोमीटर को जब भी आप यूज करें उसके पहले या यूज करने के बाद उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो लेना चाहिए। सेकेंड इज, जब भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करें तो इंश्योर कर लें कि इसमें जो मरकरी है उसका लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। थर्ड इज, जब भी आपको इसकी रीडिंग पढ़नी है तो मरकरी का लेवल आपके आंखों के बराबर होना चाहिए। फोर्थ इस थर्मोमीटर को बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करना है, आसानी से टूट जाता है। और नेक्स्ट इस थर्मोमीटर को कभी भी इसके बल्ब से मत पकड़िए। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्लिनिकल थर्मोमीटर मैंने बनाया है। जो बल्ब का एरिया है यहाँ पे मरकरी रहता है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट। थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टेढ़ा पोर्शन मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं किंक। ये किंक क्यों होता है? क्योंकि आपने टेम्परेचर जब मेजर किया तो जैसे ही उसके बॉडी से आप थर्मोमीटर हटाओगे ये मरकरी जो है फॉल करके वापस बल्ब में चला जाएगा। तो आपको इस मरकरी को रोकना है क्योंकि आपको रीडिंग पढ़नी है। तो रीडिंग को पढ़ने के लिए ताकि मरकरी बैकफ्लो ना कर जाए, इस किंक की जरूरत पड़ती है। आप जब भी थर्मोमीटर यूज करने वाले होते हो या फिर आपने रीडिंग पढ़ ली होती है तो आपको मरकरी को वापस से बल्ब में भेजना होता है। क्योंकि ये किंक वहां पे है तो मरकरी को नीचे उतारने के लिए आपको उस थर्मोमीटर को जोर जोर से शेक करना होता है। अब ये मरकरी जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। बाई चांस अगर आपका थर्मोमीटर टूट गया तो इस मरकरी को आप आसानी से डिस्पोज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज के ज़माने में हम डिजिटल थर्मोमीटर्स भी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ग्लास में गर्म दूध भरा है, तो क्या इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल आप दूध के टेम्परेचर को नापने के लिए कर सकते हो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि गर्म दूध का टेम्परेचर इस थर्मोमीटर के रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। याद है आपको मैंने बोला था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है। तो ऐसी चीज़ों का टेम्परेचर अगर आप मेजर करना चाहो कि जिनका टेम्परेचर काफ़ी कम है या काफ़ी ज़्यादा है, आपको यूज़ करना पड़ेगा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज जनरली -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते समय आपको जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो सेम है जो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में लिया था, सिर्फ यहां पे दो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं। पहला, जब भी आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करो उसको आपको स्ट्रेट यूज करना है, तिरछा करके यूज नहीं करना है। और सेकंड है, आपको जब टेम्परेचर नापना है तो ऐसे नापना पड़ेगा कि इसके बल्ब के चारों ओर वो सब्सटेंस रहे कि जिसका टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हो। तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, मगर हीट जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो बर्तन होते हैं जिन पे खाना पकता है वो बर्तन जनरली मेटल्स के होते हैं। ऐसा क्यों है? और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि इन बर्तनों में अगर कोई हैंडल होता है तो हैंडल पे एक वुडन कवरिंग होती है। ऐसा भी क्यों है? तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब क्या कि हीट इन बर्तनों के जरिए, हीट इन मेटल्स के जरिए बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। तो जिन चीजों में हीट बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे इन तक फैलता है उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे आपका कोई भी मेटल हो गया। मगर इन बर्तनों में वुडन हैंडल होता है और वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो वुड एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को उतने आसानी से फैलने नहीं देता। अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक लोहे का रॉड लीजिए, उस रॉड पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा वॉक्स यानी कि मोम लगा दीजिए। अब एक मोमबत्ती लीजिए, लोहे के एक एंड पे उस मोमबत्ती को जला दीजिए और लोहे का दूसरा एंड जो है वो दो ईंटों में दबा दीजिए। आपको ये दिखेगा कि विथ टाइम जैसे जैसे वो मोमबत्ती जल रही है, एक एक करके मोम के टुकड़े जो इस लोहे के रॉड पे लगे हुए हैं पिघल के नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या? सबसे पहले वो वाला पोर्शन ऑफ रॉड गर्म हुआ जो मोमबत्ती के डायरेक्ट ऊपर था। धीरे धीरे ये हीट टुवर्ड्स द ब्रिक फ्लो कर रहा है, इसलिए एक एक करके कुछ कुछ देर के बाद जो मोम के दाने हैं वो पिघल के उस रॉड से नीचे गिर रहे हैं। इस तरह के हीट ट्रांसफर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है। अब और एक एक्टिविटी कीजिए। एक बीकर में आधा पानी भरिए, उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का दाना डाल दीजिए। अब इस बीकर को गर्म कीजिए। आपको दिखेगा कि लाल रंग का पोटेशियम परमैंगनेट जो पानी में घुलता जा रहा है, ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा है एंड फाइनली ये पोटेशियम परमैंगनेट पूरी तरह से घुल जाता है और पूरा का पूरा पानी लाल भी हो जाता है, एट द सेम टाइम गर्म भी हो जाता है। ये जो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस में पाया जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पोर्शन ऑफ लिक्विड या गैस हीट सोर्स के पास है वो पहले गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये हल्का होकर ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर की तरफ जो पोर्शन ठंडा है वो भारी पोर्शन वापस नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये गर्म होता है ये ऊपर चला जाता है, यानी कि रोटेशनल इवेंट में गर्म हुआ पोर्शन ऊपर की तरफ जाता है और ठंडा पोर्शन नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा लिक्विड या पूरा का पूरा गैस जो है वो गर्म हो जाता है। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। हमेशा याद रखिए कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये स्ट्रेट लाइंस में होता है। इसको समझने के लिए और एक एक्टिविटी करते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती के ऊपर एट द सेम टाइम बाईं तरफ या दाहिने तरफ अपने हाथ को रखिए, थोड़ा सा दूर रखिएगा ताकि आपका हाथ जल ना जाए। आपको पता चलेगा कि मोमबत्ती के लौ की जो हीट है वो आपके ऊपर वाले हाथ तक तो पहुंच रही है मगर साइड वाले हाथ तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा इसलिए कि मोमबत्ती का जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है और कन्वेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइंस में होता है। इसलिए आप देखोगे कि दिया को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो दिए को हम साइड से गार्ड करते हैं, ऊपर से गार्ड नहीं करते। अब जब आप धूप में बाहर निकलते हो तो धूप के वजह से आपको गर्मी लगती है। ये जो धूप की गर्मी है ये कहां से ओरिजिनेट कर रही है? सन से। तो सन से ये गर्मी, ये हीट आप तक पहुंची कैसे?
फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन तो सॉलिड्स में होता है। सेकेंड ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है और अर्थ और सन के बीच में बेसिकली एक वैक्यूम है। तो कभी कभार हीट का ट्रांसफर जो होता है इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम एट ऑल, उस तरह के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। आपका शरीर जो है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपके सराउंडिंग्स तक पहुंचता है रेडिएशन के जरिए ही। अब चलिए देख लेते हैं एक नेचुरल एक्टिविटी जो कन्वेक्शन की वजह से होती है। आप अगर समुंदर के पास वाले इलाके में रहोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सनलाइट जो है वो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों को हीटेड कर रही है, मगर चूंकि लैंड जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है तो लैंड वाटर से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि लैंड के ऊपर की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ये जो खाली जगह तैयार हो गया इसमें आ जाता है समुंदर के ऊपर से कोल्ड एयर, तो जिसके वजह से क्या होता है कि हमको ऑन द लैंड ऐसा लगता है कि समुंदर से ठंडी हवा हम तक पहुंच रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। जस्ट इसका रिवर्स होता है शाम के वक्त या रात के वक्त। हीट जो है लैंड बहुत जल्दी लूज कर जाता है, जबकि पानी का हीट धीरे धीरे लूज होता है। तो इससे क्या होता है कि पानी के ऊपर जो हवा है वो ज्यादा गर्म होती है। ये हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो लैंड के ऊपर जो कोल्ड एयर है ये चला जाता है इस खाली जगह को भरने के लिए। तो इससे जो हवा है लैंड से सी की तरफ फ्लो करता है और इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब वापस चले आते हैं उसी सवाल पे जिस सवाल से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था कि गर्मियों के समय व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स। तो कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमारे बॉडी का जो हीट है वो रेडिएट होकर हमारे स्किन तक पहुंचता है और इन पोर्स से ये बाहर की तरफ चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो हमको ठंड लगती है। ठीक इसका उल्टा होता है सर्दियों में। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुल जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर यूं कहें कि वुल इज अ इंसुलेटर। तो रेडिएशन के जरिए जो हीट हमारे स्किन तक पहुंचा है ये हीट वुल के आर पार नहीं जा पाती, कन्वेक्शन नहीं हो पाता, ट्रैप होकर रह जाती है और हमको गर्मी लगती है। तो इसलिए हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं समर्स में और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में। साथ में जो हीट है जब वो किसी सरफेस पे पड़ती है तो उसके साथ दो चीजें होती हैं, या तो वो हीट एब्जॉर्ब हो जाता है या तो वो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो जब गर्मियों के समय हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमको गर्मी लगती है। इसलिए गर्मियों के समय कहा जाता है कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने। एट द सेम टाइम गर्मियों के समय हम जो अम्ब्रेला यूज करते हैं, ये अम्ब्रेला क्या करता है कि जो हीट उस अम्ब्रेला पे पड़ रही है उस हीट को अम्ब्रेला जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो हमको उतनी गर्मी नहीं लगती। तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। चले आते हैं पेज 34 पर, देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो दोनों थर्मोमीटर बेसिकली काम करता है थ्रू मरकरी। मरकरी मेन हीट रिकॉर्डिंग एजेंट होता है इन दोनों थर्मोमीटर्स का। प्लस इन दोनों थर्मोमीटर्स में जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑन द स्केल ऑफ डिग्री सेल्सियस। ना इन दोनों में डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका रेंज। इन केस ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हम जो रेंज मेजर करते हैं दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि इन केस ऑफ अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू +110 डिग्री सेल्सियस। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स के 2 एग्जाम्पल आपको क्या क्या मिलेंगे, से फॉर एग्जाम्पल सॉइल, से फॉर एग्जाम्पल आयरन। इंसुलेटर का एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल वाटर, से फॉर एग्जाम्पल वुड। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। ए है हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। 3 का बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। 3 का सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। 3 का डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। 3 का ई, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। 3 का एफ,
clothes of dash colors absorb more heat than clothes of light colors. So clothes of dark colors. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. मैच द फॉलोइंग. लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग इट इज नाइट. Sea breeze blows during it is day. Dark color clothes are preferred during winter. Light color clothes are preferred during summer. क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं. डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा लेयर ऑफ क्लॉथिंग पहनोगे उतना ज्यादा इंसुलेशन होगा हीट का, उतना ज्यादा आपका बॉडी हीट जो है वो ट्रैप हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा. तो ऑब्वियसली आप ज्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनोगे तो आपको विंटर्स में ज्यादा गर्मी लगेगी. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. लुक एट द फिगर. मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, मैंने ये डायग्राम पे मार्क कर दिया है कहां पे रेडिएशन, कहां पे कंडक्शन और कहां पे कन्वेक्शन हो रहा है. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. देखिए, हमने ये बोला है कि हीट या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा. आप जितना हल्का कलर लोगे हीट उतना रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो सपोज यू आर लिविंग इन अ प्लेस विच इज वेरी हॉट, तो आपके हाउस का जो आउटर वॉल है उसको अगर आपने वाइट पेंट किया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट और सनलाइट विल बी रिफ्लेक्टेड. तो आपका टेम्परेचर विद इन द हाउस विल नॉट इंक्रीज सो मच. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. 1 liter of water at 30 degrees centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degrees centigrade. The temperature of the mixture will be. यहां पे देखिए वाटर का दो टेम्परेचर है, एक है 30 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री. तो अगर आप 30 और 50 डिग्री के वाटर को मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो 30 के ऊपर रहेगा मगर 50 के नीचे रहेगा. सो इन दिस केस what will be the answer? The answer is option number D. Question number 9 पे आ जाइए. An iron ball at 40 degree centigrade is dropped in a mug containing 40 degree centigrade heat. Now यहाँ पे क्या होगा? दोनों टेम्परेचर सेम है. अगर दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली इधर उधर का ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जब भी चेंज अलग अलग रहता है तो ज्यादा जहां पे टेम्परेचर है वहां से हीट लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है. यहां पे दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नॉट फ्लो फ्रॉम बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू द बॉल. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए. अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम. इट्स अदर एंड. अब देखिए वुड क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट्स एन इंसुलेटर. तो सिंस इट इज एन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डज नॉट बिकम कोल्ड. इसलिए आपने देखा होगा आप जब आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का जो स्टिक होता है या फिर आइसक्रीम की जो स्पून होती है दैट इज जनरली वुड और प्लास्टिक, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं. स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स. द रीजन फॉर दिस कुड बी. अब देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ऑलरेडी दैट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर अगेन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब होता क्या है, जैसे आप कॉपर बॉटम यूज करोगे स्टेनलेस स्टील के पैन पर तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इन दिस केस फॉर क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी. तो इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर, मगर चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. एसी या एयर कंडीशनर जो हम यूज करते हैं घर पे या ऑफिस पे, ये एक मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन है. किस तरह से? एसी में एक तरह का गैस डाला जाता है विच इज वेरी डेंजरस फॉर द ओजोन लेयर ऑफ अर्थ. तो लोग धीरे धीरे चाह रहे हैं कि एसी का यूज कम करें, मगर क्या करें, टेम्परेचर तो काफी हाई होता जा रहा है अर्थ में. तो एक नया तरीका निकाला है साइंटिस्ट्स ने, एंड दैट इज जब घर बनते हैं आज के ज़माने में तो उन घरों में हॉलो ब्रिक्स यूज किए जाते हैं. ऐसे ब्रिक्स जिनके अंदर हवा ट्रैप हो सके. अब हवा क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट्स एन इंसुलेटर. तो अगर हम ऐसे ब्रिक्स यूज करें जो हॉलो होते हैं, जिनके अंदर हवा ट्रैप्ड
है तो क्या होता है कि बाहर की जो गर्मी है ना वो अंदर नहीं आ पाती है, तो घर जो बनते हैं वो काफी ठंडे बनते हैं। तो चलिए, इससे खत्म हो जाता है पूरी तरह से हमारा ये वाला चैप्टर। हम वापस आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, जहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।